आपके पास जो सिलेबस में जर्नल फिजिक्स है, जर्नल फिजिक्स में फोर्सेस और काइनेमेटिक्स, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, तो ये सब टॉपिक आपके पास बेसिकली जर्नल फिजिक्स के सेक्शन में इंक्लूडेड है। कुछ सेक्शन इसमें बहुत डिटेल्ड है, कुछ सेक्शन आपके पास बहुत शॉर्ट है। वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब टॉपिक्स भी आपके पास जर्नल फिजिक्स में इंक्लूड है। और इसके अलावा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स का, अब वो तो बहुत बेसिक हो जाता है। और उससे रिलेटेड अब सिर्फ एमसीक्यूज ही, कुछ एक से दो एमसीक्यू आपके पेपर में इंक्लूड होते हैं और क्वेश्चंस अब ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी जर्नल फिजिक्स में इंक्लूड है। फिर आप सेकंड सेक्शन पर मूव करते हो, थर्मल फिजिक्स। अच्छा, थर्मल फिजिक्स आपके पास इतना लेंदी सेक्शन नहीं है जिस तरह आपके पास जर्नल फिजिक्स है। वहां पर आपके पास सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। उसमें कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आप केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते हो, लॉस और काइनेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो ये सारी चीजें आपके पास इंक्लूड होती हैं, बेसिक्स। और ट्रांसफर ऑफ हीट, आप हीट को कितने मेथड से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें आपके पास बेसिक हमारा कंसर्न इन्हीं दो टॉपिक्स में होता है। चैप्टर्स हमारे पास इसमें तीन में डिवाइड किया हुआ होता है उसे। फिर आप थर्ड सेक्शन पर जाओ, थर्ड सेक्शन आपके पास वेव्स, और वेव्स में आपका जो मेजर पार्ट होगा, फर्स्ट तो जनरल प्रॉपर्टीज है। तो उसमें आपको बेसिक आइडिया होगा वेव्स से रिलेटेड कि वेव्स की कैटेगरीज क्या होंगी और ये सब चीजें। तो जनरल प्रॉपर्टीज होगा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड जो आपका सेक्शन है उसमें चैप्टर वो मेजर है लाइट, क्योंकि लाइट से आपके पास क्वेश्चंस एटीपी, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, एमसीक्यूज क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिटेल्ड ऐड होते हैं। क्योंकि लाइट में आपके पास टॉपिक्स में वेरिएशंस बहुत हैं, और उसमें आप क्वेश्चंस में डायग्राम फॉर्म, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म में क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसमें काफी वेरिएशन है। और एक आपके पास टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो टोटल फोर इसमें चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, लाइट सबसे मेजर होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टिपिकल आपके पास सेक्शन आता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब टॉपिक इंक्लूड होंगे। स्टैटिक भी करेंगे हम इसमें, प्रैक्टिकल भी। आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सेपरेट इंडिविजुअल भी डिस्कस करोगे, और फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को कंबाइन करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी डिस्कस करेंगे। और 27 to 30% जो है वो आपके पास आपके पेपर में इसी चैप्टर, इसी सेक्शन का वेटेज होता है। और रिमेनिंग आपके पास जो दो सेक्शंस रह गए, उसमें से नंबर 5 पर है न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर की बेसिक जर्नल प्रॉपर्टीज, उसमें न्यूक्लियर फिशन, रिएक्शन, फ्यूजन, एटम से रिलेटेड, एटम की डिस्कवरी। तो काफी उसमें बेसिक चैप्टर है, तो मेन हमारा जो इसमें कंसर्न होगा वो रेडियो एक्टिविटी सेक्शन के साथ होगा। और बाकी जर्नल आपके पास कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में है। आप जर्नल फिजिक्स कर रहे हो तो उसमें मेजरमेंट जर्नल फिजिक्स से रिलेटेड, थर्मल में भी जर्नल प्रॉपर्टीज है, वेव में भी जर्नल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में भी, सब में जर्नल जर्नल कॉन्सेप्ट इंक्लूड है।
और जो 6 सेक्शन आपके पास इंक्लूड हुआ है इस 23 ईयर में, 23rd ईयर में हमारे, वो आपके पास रिलेटेड है स्पेस फिजिक्स से। और स्पेस फिजिक्स में हम बेसिक प्लैनेट से रिलेटेड स्टडी करेंगे कि आपके पास सन मून इनके प्लैनेट ऑर्बिट और ये सब प्रॉपर्टीज। फिर इसमें हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्स से रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और ये सारी प्रॉपर्टीज स्टार्स से रिलेटेड। ये हमारा सबसे मेन कंसर्न है। ठीक है, तो ये हमारा एक जर्नल ओवरव्यू है सिलेबस से रिलेटेड। ये सारे सेक्शंस हमने कवर करने हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे, मतलब जो थोड़ा सा टिपिकल भी होगा, थोड़ा सा लेंदी भी आपको शायद फील हो, वो एक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और ये थोड़ा जर्नल फिजिक्स है, क्योंकि इनमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी सारे हैं। और ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम जर्नल साइंसेस में भी काफी डिटेल में डिस्कस करते आए हैं। तो ये दो सेक्शंस आपके पास लेंदी हैं। इन्हें कवर कर लेते तो समझो आपने 60 to 70% कवर कर लिया अपना सिलेबस। और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो 30 to 40 वेटेज आपके पास देंगे आपको एग्जाम का। और एग्जाम से रिलेटेड अगर पेपर पैटर्न डिस्कस करें आप, तो पेपर पैटर्न आपका कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, पेपर पैटर्न का कोई आइडिया कभी डिस्कस किया हो या खुद से चेक किया हो? अच्छा, आपका P2 होगा एमसीक्यूज। ठीक है, और एमसीक्यूज में आपके पास जो भी सेक्शंस इंक्लूडेड है सब में से जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो इंक्लूडेड होंगे आपके पास। ठीक है, और इसके टोटल आपके पास 40 मार्क्स इंक्लूडेड होंगे एग्जाम में। और टाइम एलोकेशन 45 मिनट्स। और नेक्स्ट पेपर जो होगा आपका थ्योरी से रिलेटेड, पेपर 4, वो कम्प्लीटली आपके पास थ्योरी बेस होगा। ठीक है, और उसका वेटेज आपके पास 50% होगा। और उसकी जो मार्क्स और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल 80 मार्क्स। और जो टाइम आपके पास एलोकेशन होगी वो 1 hour 15 मिनट्स। तो थ्योरी आपके पास 50% वेटेज लेगा आपके पूरे एग्जाम का, तीनों पेपर्स में से। और उसके बाद लास्ट P6 ATP, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकल्स ऑप्ट नहीं कर रहे होते स्कूल्स में हम, तो हम ATP के पेपर को ही प्रेफर करते हैं। इसमें चॉइस होती है, या तो आप इसमें फिर P5 कंसिडर करते हो अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, वरना आप जो है वो P6 कंसिडर करते हो, ATP ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके पास रिटन फॉर्म में होंगे, लेकिन सब रिलेटेड होंगे आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसमें भी सेम 40 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज की तरह। और टाइम ड्यूरेशन बस आपके पास 1 hour से होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अगर प्रीवियस आपने कोई सेक्शन कंप्लीट किया हो, वेव्स नॉर्मली ये होता है कि वेव सेक्शन कंप्लीट करवा लेते, या थर्मल पहले कंप्लीट करवा देते स्कूल्स में अपेयरिंग ईयर से पहले। तो आपने कितने सेक्शंस या कुछ सेक्शंस डिस्कस किए हो जिनका आपको बेसिक आइडिया हो? सर जो अभी हमने मिड टर्म में दी थी वो हमने स्पेस फिजिक्स तक दी थी, पूरा अच्छा, मतलब पूरा फिजिक्स था। जर्नल तो मुझे फिजिक्स जन और ईयर फेयर।
कंप्लीट तो आपने ये सब हम्म। हाँ कंप्लीट हो गया था हमारा। तो बेसिक आइडिया है वैसे कि कैसे करना है, लेकिन इतना सॉल्व वो नहीं है, इतना फोकस नहीं रहता सॉल्व पर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस ही करवाया, कुछ टॉपिक्स जो है वो कंसिडर करके और कंप्लीट आपको। जी ठीक जी। है। स्पेस फिजिक्स फुल नहीं हुआ उसमें, ये बता सकता हूँ, स्टार्स तो हुआ था शायद, स्टार्स की फॉर्मेशन बस। ठीक है। ठीक है, मतलब आपको काफी आइडिया है, तो इतना टिपिकल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, तो अब हम इसको अगर स्टार्ट करते हैं जर्नल फिजिक्स से। और जर्नल फिजिक्स में हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आपके पास, क्योंकि मेजरमेंट से रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होते, और मेजरमेंट्स में अब जो टॉपिक्स भी एक्सक्लूड हुए हैं, और टॉपिक्स में आपके पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज शायद आप पढ़ चुके हो पहले, लेकिन उसमें अब ये टॉपिक्स एक्सक्लूड हो चुके हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते थे पहले आपके पास एग्जाम में, लेकिन अब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज हमारे पास सिलेबस में ही नहीं है, तो आपके पास फाइनल एग्जाम में भी वो असेस नहीं होगा। तो इस तरह से काफ़ी टॉपिक्स हमारे पास एक्सक्लूड भी हुए हैं। तो वो हम टॉपिक्स चैप्टर्स जो है वो टाइम टू टाइम उसे डिस्कस करते रहेंगे। तो इसलिए आपके पास जर्नल फिजिक्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा वो हमारा काइनेमेटिक्स होगा। काइनेमेटिक्स मींस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, ये सब हमारा मेन कंसर्न होगा। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर है, जो आप पहले कर चुके हो, तो वो भी आप मुझे बता देना, ताकि हम उसको असेस करते हुए आगे कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, इसमें नॉर्मली होगा कि जो भी हमारा टॉपिक होगा, जिस तरह अगर हम काइनेमेटिक्स जितना भी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके जो टॉपिकल्स होंगे, पहले हम टॉपिकल सॉल्व करेंगे, सिर्फ ओनली एमसीक्यूज जो होंगे वो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। और उसके बाद फिर हम इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो भी सिर्फ काइनेमेटिक्स। तो हम चैप्टर वाइज जो है वो पहले टॉपिकल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जिस तरह से हमारे पास फिर सेक्शंस कंबाइन होते जाएंगे, जर्नल फिजिक्स के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे पास दो चैप्टर्स होंगे, तो फिर हम उसमें से पास पेपर्स की क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पैटर्न होगा। तो मोस्टली हम टॉपिकल्स पे पहले फोकस करते हैं, क्योंकि पास ईयर्स अगर आप पेपर्स पहले करने लग जाओगे तो इसमें होगा ये कि आप सिर्फ जो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो उनकी प्रैक्टिस कर पाओगे, और बाकी को आप स्किप करते रहोगे। तो पहले हम टॉपिकल्स डिस्कस करेंगे, और फिर जब हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तो फिर हम जो है वो पास पेपर्स की प्रैक्टिस जो है वो उन्हें ज़्यादा करेंगे। ठीक है। जी सर। क्योंकि टॉपिकल्स में भी वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो आपके पास ईयरली में इंक्लूडेड होते हैं। तो जब आप एक बार टॉपिकल्स कर चुके होगे तो ईयरली में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड नजर आएंगे, तो वो इतना आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा। और अच्छा, इसमें अब बेसिक आइडियाज की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अब, क्योंकि आपने डिस्कस किया है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रूट होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। बिल्कुल सही है। और डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करें? एक पाथ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ठीक एक है, पाथ बिल्कुल देंगे। सही। ठीक है। तो जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, आपने कहा बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट में इंक्लूड होगा। और डिस्टेंस में आपके पास सिर्फ हम पाथ कंसिडर करते हैं, या लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी अब इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी आपको, कि अगर हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, लेट सपोज पॉइंट ए टू बी आपने मूव करना हो, तो सबसे जो सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट जो हमारे पाथ होगा, वो हमें आइडिया है कि हम बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास यहाँ पे, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा होगा।
और बाकी डिस्टेंस की जहाँ तक बात है, डिस्टेंस में आप कोई भी रैंडम पाथ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी। तो आपको इसका आइडिया है बेसिक, तो इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इनके एसआई यूनिट्स की बात करें, ठीक है, एसआई यूनिट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर क्वेश्चन में आपके पास एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए उस क्वांटिटी का, क्योंकि आंसर्स लिखते हुए एसआई यूनिट मस्ट हमें मेंशन करना होता है, वरना उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इन सेंस एक मार्क आपके पास एसआई यूनिट का ही लिए रखते हैं वो अक्सर। तो अगर 2 मार्क्स वो आपको दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, एक पार्ट के लिए, तो 1 मार्क मोस्टली वो एसआई यूनिट्स के लिए रखते हैं वहां पर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए एसआई यूनिट। मीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम आपके पास कॉन्सेप्ट है, सिर्फ लेंथ इसमें आपके पास सेम कैलकुलेट की जाती है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज उसमें डिफरेंस आता है। तो दोनों के लिए ऐसा यूनिट हम मीटर यूज करेंगे, एम। और अगर हम इसमें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस करते हैं, आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का आइडिया है बेसिक, कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। जी। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो इनका डिफरेंस जो का आइडिया डिस्टेंस है कि, और मैग्नीट्यूड पर होते हैं ना। बिल्कुल, तो अगर हम यहाँ पर इनको कैटेगराइज करना चाहें स्केलर और वेक्टर में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी क्वांटिटी स्केलर होगी? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास जो है वो स्केलर होगा, और ये आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो काफी कॉन्सेप्ट्स का आइडिया आपको, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। जो मेन हमारे टॉपिक्स होंगे उनको हम डिटेल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक ऐसा हो कि जिसको आपको दोबारा से बहुत डिटेल चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि अभी यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके आगे हम चलते जाएं तो अब स्टेप बाय स्टेप आपके पास क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। अब जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपके पास, जब आप चाहे डिस्टेंस की बात करो अब या डिस्प्लेसमेंट की, दोनों कवर करते हुए एक क्वांटिटी और इंक्लूड हो जाएगी, टाइम की। ठीक है, चाहे हम शॉर्टेस्ट पार्ट कवर करें या लॉन्गेस्ट हमारे पास जो है वो लेंथ हो, दोनों में हमारे पास जो है वो टाइम साथ इंक्लूड होगा। और जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ इंक्लूड करते हो, तो फिर आपके पास कुछ नई क्वांटिटीज और बन जाएंगी। लेट सपोज अगर आप डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर करते हो, तो न्यू क्वांटिटी आपके पास होगी स्पीड। तो अगर हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड को आप डिफाइन किस तरह से करोगे? अच्छा, बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, मल्टीपल तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, और सबसे बेसिक जो डेफिनेशन मोस्टली बुक्स में भी मेंशन होती है, उसमें लिखा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, आप डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ना यूनिट टाइम लिखो या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लिखो, तो यहाँ पर जो वर्ड रेट यूज किया जा रहा है, तो वर्ड रेट का मीनिंग क्या होगा आपके पास, कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी को। ठीक है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, तो साइंस में नॉर्मली जो वर्ड रेट होता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में जब वर्ड रेट यूज करते हैं, तो रेट का मीनिंग होता है कि हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वहां पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारी करेंसी होती है हम उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसे रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप साइंटिफिक टर्म्स की बात करते हो, तो नॉर्मली जब भी वहाँ पे रेट का वर्ड यूज किया जाता है, तो रेट का मीनिंग ये होगा कि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करो उस क्वांटिटी को। तो जब आप डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करोगे, तो वो आपके पास स्पीड क्वांटिटी होगी। और इसी तरह से जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करोगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होगा कि वो वेलोसिटी की क्वांटिटी होगी। यहाँ भी बस इतना सा डिफरेंस है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क आता है।
बाकी कोई आपके पास इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों के यूनिट सेम होंगे, दोनों के सिंबल सेम होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसको रेट को वर्ड कंसिडर करें। और सिंबल जो होगा आपके पास v। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सिंबल यूज करते हैं हम, उसमें हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। आप एस भी यूज कर सकते हो और डी भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मोस्टली हम डी यूज कर रहे होते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये इक्वेशन आप स्पीड के लिए भी यूज करते हो और यही इक्वेशन आप वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज पर एरो का सिंबल यूज करते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पर डी को मैंने डिस्प्लेसमेंट शो करना हो, हम अभी स्पीड में वेलोसिटी के साथ इसे मेंशन करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इसमें टाइम को सेपरेट मेंशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने वर्ड रेट को यूज किया है, तो रेट वर्ड आपके पास अंडरस्टूड सी बात है कि टाइम से रिलेट करते हैं हम ऑटोमेटिक। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हमने टाइम को क्यों नहीं मेंशन किया। ठीक है, अब नॉर्मली दोनों में फॉर्मूला सेम यूज होता है, लेकिन अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक डिफरेंस शो करना चाह रहे हो, वैसे आपको नीड नहीं होती आपके उसमें क्वेश्चंस में, लेकिन अगर फिर भी आप शो करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप इस पे एरो सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जब एरो ड्रॉ किया जाता है क्वांटिटी के ऊपर, तो उसका मतलब ये होता है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहे हो। ठीक है, और अगर सिंपल क्वांटिटी मेंशन है तो इसका मतलब है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी और स्पीड की अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी और स्पीड में अगर आपने डिफरेंस दिखाना हो क्वांटिटी में राइटिंग फॉर्म में, तो आप वेक्टर शो कर सकते हो, जिसकी एज सच कोई नीड नहीं होती, ना रिक्वायरमेंट होती है हमारे एग्जाम्स में। लेकिन फिर भी जर्नल उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कभी आपको हो कि मतलब अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए भी आपके पास स्केलर वेक्टर में इस तरह का डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं एक्सेलरेशन पर जाने से पहले, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ टर्म्स होती हैं। मतलब अगर हम स्पीड और वेलोसिटी को ही डिस्कस करें, तो स्पीड और वेलोसिटी में भी काफी वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशंस इन सेंस आपके पास के, अगर आपके पास कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, बॉडी रेस्ट स्टेट में, तो ये सारी चीजें भी आपके पास इंक्लूड होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो जर्नल अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि बॉडी में दो स्टेट्स पॉसिबल है। ठीक है, हमने बेसिक दो ही स्टेट्स पढ़ी हैं, रेस्ट या तो मोशन। तो एक स्टेट आपके पास रेस्ट पॉसिबल हो सकती है, और एक स्टेट आपके पास मोशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम रेस्ट स्टेट की बात करें, तो रेस्ट स्टेट का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आप रेस्ट स्टेट को डिफाइन करना चाहो, तो आप रेस्ट स्टेट को किस तरह से डिफाइन करोगे। मोशन कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में ना हो, लेकिन अगर हमने रेस्ट को सिर्फ एक्सप्लेन करना है, तो हम मोशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा देखो, ये रेस्ट और ये मोशन डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने राइटिंग फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम इससे एडवांस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, तो वहां पर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो रेस्ट के लिए आप बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, इफ अ बॉडी इज, अगर बॉडी मूव ना कर रही हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो। ठीक है, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, क्योंकि देखो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे पास सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग,
क्योंकि अगर हम लेट सपोज एक चेयर की एग्जांपल ले रूम में, तो अगर आपके पास एक चेयर रखी है एक रूम में, तो आपको पता है कि उसकी जो सराउंडिंग में जो उसका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अगर उस चेयर को कहीं और रखा जाए, ठीक है, और आप उसे बाद में आके ऑब्जर्व करो, तो आपको आइडिया हो जाता है इस चेयर को किसी ने मूव किया है, क्योंकि आपने उसको उसके बैकग्राउंड से ऑब्जर्व किया हुआ था, किसी रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्व किया हुआ था। तो हर बॉडी की जो स्टेट होती है वो बेसिकली किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ लिंक होती है। और रेफरेंस पॉइंट के साथ लिंक होने का मतलब ये कि कोई भी स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होती। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे हम काफी बॉडीज को रेस्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और अगर लेट सपोज हम अपनी एग्जांपल लें और कोई बस में ट्रैवल कर रहा हो और हम उसे बस के बाहर से ऑब्जर्व करें, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो है या वो पैसेंजर बस के अकॉर्डिंगली तो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी सीट को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन हम क्योंकि उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमें बस मूव होती हुई नजर आ रही है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वो आपके पास पैसेंजर और बस दोनों मोशन में है। तो एट अ टाइम बॉडी की दोनों स्टेट पॉसिबल हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेट आपके पास एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगी। सब स्टेट्स जो है वो रिलेटिव स्टेट्स होती हैं। इसी तरह प्लेनेट की एग्जांपल ले लो। हम अपने प्लेनेट को कंसिडर कर रहे होते हैं रेस्ट में, हम रेस्ट स्टेट में क्योंकि हमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आती। लेकिन जब कोई बाहर से हमें ऑब्जर्व करेगा, तो और हम स्पेस फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि हम एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं 24 आवर्स में, सन के अराउंड मूव करते हैं 365 डेज में। तो बाहर से अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो कहेगा कि हम प्लैनेट्स में जितनी बॉडीज हैं वो सब जो है वो मोशन में है। तो कोई भी स्टेट आपके पास पूरी यूनिवर्स में भी अगर आप कंपेयर करना चाहो, तो कोई भी स्टेट आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से रेस्ट मोशन की भी अगर आप मोशन की भी डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहो, तो आप मोशन को भी सेम इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि अगर बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है, तो वो आपके पास फिर मोशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक जो हमने जी सबसे जी। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की, कि आपके पास कोई स्टेट एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होती। ठीक है, और सारी स्टेट्स जो होंगी आपके पास वो सब रिलेटिव स्टेट्स हैं। ठीक है, रिलेटिव स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, और इसमें जो एग्जांपल्स होंगी आपके पास, अच्छा इसमें मोस्टली ये क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि आपके पास बॉडी एट अ टाइम रेस्ट या मोशन स्टेट में किस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन या आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस तरह से कि बेसिकली ये जो हम रिलेटिव स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव स्टेट है क्या। रिलेटिव स्टेट का मतलब ये हुआ कि बॉडी एट अ टाइम जो है वो रेस्ट स्टेट में भी पॉसिबल है और मोशन में भी पॉसिबल है। तो बॉडी आपके पास एट अ टाइम हम इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आगे हमारे पास लिंक होते जाते हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से शॉर्ट की पॉइंट्स में लिख रहे हैं ताकि आपको जर्नल ओवरव्यू का आइडिया हो कि हाँ ये सब चीजें हमने कवर की हैं इसमें। तो बॉडी एट अ टाइम रेस्ट स्टेट में भी पॉसिबल है, बॉडी एट अ टाइम मोशन स्टेट में भी पॉसिबल है। और उसकी अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है। एग्जाम्पल आपके पास क्या थी कि जब आपके पास आप किसी की भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वैसे तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक जर्नल एग्जाम्पल सिर्फ रेफरेंस के लिए कि आप अगर पैसेंजर की एग्जाम्पल लो ना बस। ठीक है, तो अगर आप पैसेंजर इन अ बस की एग्जाम्पल लो, तो पैसेंजर अकॉर्डिंग टू बस जो है वो रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेस्ट स्टेट होगी पैसेंजर की, वो अकॉर्डिंग टू बस है। पैसेंजर इज इन रेस्ट स्टेट
और ये हम बात स्टेटमेंट दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बस के, ठीक है। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, वो जब उसे ऑब्जर्व करेगा तो पैसेंजर मोशन में होगा, ठीक है। तो पैसेंजर इज इन मोशन स्टेट, और मोशन स्टेट में जो है वो आपके पास जो भी आपके पास ऑब्जर्वर होगा जो बस के बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, हम उसको ऑब्जर्वर कंसिडर करें, उसके अकॉर्डिंगली जो है पैसेंजर आपके पास मोशन स्टेट में होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट। तो ये हमारे पास स्टेट्स से रिलेटेड हो गए कॉन्सेप्ट्स। और इसके बाद जो हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक होगा, और एक्सेलरेशन से पहले कुछ ग्राफ के क्वेश्चन है, वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। और उसमें क्योंकि रेस्ट सबसे पहले आता है तो रेस्ट हमने डिस्कस कर लिया, रेस्ट के साथ फिर मोशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारा अब होगा उसमें हम यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड और उसके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और फिर हम जो है वो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है।